यूट्यूब के माध्यम से, इसको आप बड़ी ही संजीदगी से ले रहे हैं। तो मेरा भी ये हक बनता है और मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं आपको ऐसी बातों से रूबरू करूं जो बातें आपने पढ़ी भी हैं और शायद जिसने नहीं पढ़ी हैं तो उनको उससे लाभ मिले। जिन्होंने पढ़ी रखी बातों को तो उनका रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले एक लेक्चर में आया था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम भाग, उसमें मैंने कई खुलासे किए जो आप लोगों ने समझे। अब आज का टॉपिक है हमारा, उसी को कंटिन्यू बनाते समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण या दूसरा भाग। इस भाग में क्या होता है, भारत में नवराष्ट्रवाद और उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है। क्योंकि ये एक युवाओं का आंदोलन था। इसमें स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया। और इस आंदोलन का जो एक मेन टारगेट था, ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसका एक मेन बात थी कि बंगाल का विभाजन का होना। बंगाल का विभाजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। लेकिन सवाल आता है क्यों किया। लॉर्ड कर्जन ने एक अपना हवाला दिया था कि मैं प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल का विभाजन कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश की जो सोच थी वो इससे परे थी, अलग थी। उनका मानना था कि अगर भारत के अंदर हम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दें, दैट मीन्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अगर हम भारत के लोगों को धर्मों में बांट दें और उनमें आपस में झगड़ा करा दें भारत के लोगों में, तो हम काफ़ी लंबे समय तक भारत में टिक सकते हैं। और उन्होंने मेन फोकस बनाया बंगाल को, और बंगाल में राष्ट्रीय भावनाओं को तोड़ने के लिए या हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने जो हथियार का इस्तेमाल किया वो था बंगाल का विभाजन। तो गाइस, आइए हम जानते हैं कि दूसरे चरण में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। उन घटनाओं के बारे में भी मैं आपसे विस्तृत बात करूंगा। इस लेक्चर में तो मैं आपको दूंगा कि भिन्न भिन्न घटनाएं किस वर्ष में हुई, और अगर समय रहा मेरे पास तो मैं प्रत्येक को अलग अलग डिफाइन करूंगा। क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है ज़रा, तो मैं चाहता हूं कि वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और जो मेरे और काम वो भी हो जाएं और आप लोगों तक मेरा जो है मैसेज पहुंच जाए, ताकि सिविल सर्विस में आपको ज़रा भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे, सब मेरे स्टूडेंट्स खुश होंगे, और मैं ऐसी आशा करता हूँ खुदा से, अल्लाह ताला से, उस ईश्वर से कि आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा देश की सेवा में लगे रहो। विज़न सिर्फ एक, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। मैं और मेरी टीम आपके साथ हैं हर मामले में। अब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, केवल मैं हूँ या आप हैं, इसलिए मैंने अपना मास्क भी हटाया ताकि मैं बोलने में मुझे आसानी हो। और जब घर से बाहर निकलो तो जाहिर सी बात है मास्क में रहो। घर के अंदर आओ, आते पहले अपना आपको सैनिटाइज़र करो, अपना हाथ पैर धो, कपड़े चेंज करो और आराम से घर में आओ, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो गाइस आज चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का
दूसरा चरण स्लैश भाग। इसका समय जो माना जाता है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। इसको हमने दिया है इतिहासकारों ने एक टाइटल, भारत में नव राष्ट्रवाद एवं उग्रवादी विचारधारा के उदय का काल समय टाइम। फर्स्ट, दूसरा इसमें हुआ है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसमें 4 भारत के प्रमुख नेता हैं जो एक नवराष्ट्रवाद जगाते हैं भारत के युवाओं में। उनको मैं कहता हूं एक शॉर्ट फॉर्म में बाल लाल पाल और घोष। बाल लाल पाल और घोष। अब जानते हैं कि उनके पूरा नाम क्या है। 1 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत इनका प्रमुख काम है। दूसरा, इन्होंने एटीन 96 में शुरू किया शिवाजी महोत्सव। ये इन्होंने करा था कि कम से कम मैं अपने भारत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। और हम देखते हैं कि आज भी 21 सेंचुरी में आपको गणेश महोत्सव भी और शिवाजी महोत्सव भी बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है और भारत के लोग इसके अंदर भाग लेते हैं। दूसरा नाम आता है हमारे पास लाला लाजपत राय। ये पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध। तीसरा है हमारे पास
बिपिन चंद्र पाल। और चौथा है हमारे पास अरविंद घोष। और जो बच्चे बीटीसी या बीएड या एमएड वगैरह करते हैं तो उनमें अधिकतर लिखवाते हैं अरविंदो, कॉन्सेप्ट ऑफ अरविंदो। इन्होंने भारत में आईसीएस का एग्जाम पास किया, बट इनसे घुड़सवारी नहीं आती थी, इसलिए इन्हें घुड़सवारी ना आने के कारण इनको फेल कर दिया गया। तब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए, अपनी भागीदारी दी। लेकिन लास्ट के वर्षों में ये पौंडीचेरी पहुंचे और वहाँ इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी और ये शिक्षा में ही लग गए, अपना पूरा जीवन शिक्षा में दे दिया लास्ट में। यहाँ पर इनकी अहम भूमिका है। एक बात ये चारों जो नेता हैं, इन्होंने आपका नवराष्ट्रवाद का उदय किया, स्वदेशी आंदोलन का उदय किया, उत्तर भारत सहित संपूर्ण भारत में नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद विचारधारा को जनमानस में जगाया इन्होंने। अब ये तो हो गया इनका प्री कॉन्सेप्ट कि सेकंड जो पार्ट है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसमें क्या क्या हुए। 1905 से 1919 का ये काल माना जाता है, अकॉर्डिंगली मैं इसको इतने में मानता हूँ। इसमें भारत में नवराष्ट्रवाद एवं उग्रवादी विचारधारा के उदय का काल इसको कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन के सेकंड भाग में शुरू हुआ। और शुरू करने वाले कौन थे? बाल लाल पाल और अरविंद घोष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंद घोष। लोकमान्य साहब ने 1893 में गणेश महोत्सव शुरू किया बम्बई में। दैट टाइम नाम था बम्बई, आज मुंबई। फिर 1896 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया बम्बई में, प्रेजेंट में मुंबई, आप उसको कह सकते हो, मुंबई उसका नाम है। अब इस भाग की जो प्रमुख घटनाएं हैं मैं उनको ले रहा हूं। मैं ऐसे करता हूं कि आप लोग इसको अपनी डायरी में नोट करते रहो, और अगर जैसे जैसे अगर स्पीड ज़्यादा चल रही है तो अपने मोबाइल में उसको रोको, लिखो, फिर उस पर अपना अध्ययन करो। रोको, लिखो, अध्ययन करो। क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, बात मुझे पूरी करनी है, तो मुझे इसके लिए बोर्ड में इसको साफ करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर सामने आपके, आप आराम से इसको एक बार देख लो, और जो मैंने बताया है स्पीच के माध्यम से उसको आप लिखते रहो और अपने प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहो। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ ताकि हमारे जो ये 1919 तक की घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमारे सामने आ जाएं और इन घटनाओं पर विस्तृत चर्चा आपसे मेरी हो जाए। क्योंकि विस्तृत चर्चा का होना ही आपका एग्जाम पास करना है। उसमें आपको अपनी समस्या के, अपने टॉपिक के सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। ये मत मान के चलना कि मैंने 4 लाइनें पढ़ ली किसी बुक से तो वही आएगा। वो आपसे आयु को आपसे अपेक्षा करता है कि आपसे सब कुछ आना चाहिए, हेयर एंड देयर का, 4 पहलुओं का। तो आइए मैं इसकी आपको बात करता हूँ। इसके जो मुख्य वो रहा, ये काल क्यों रहा, इस काल की मुख्य भूमिका या मुख्य कार्य, यहां से मैं आपको लेता हूं 1905 से। पॉइंट नंबर 1, 1905 की प्रमुख घटना है
बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब घोषणा करी गई, कब अलग करा गया, क्षेत्र कौन कौन से थे जो वर्तमान में आज क्षेत्र हैं वो थे वास्तव में, या जो पूर्वी बंगाल आज का ढाका है बांग्लादेश है वो, और पश्चिम बंगाल, ये दोनों थे साथ में या अलग अलग थे, इस पर विस्तृत चर्चा मेरी आपसे होनी है। नंबर 2, 1906, इसकी प्रमुख घटना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये वही मुस्लिम लीग है जो देश के विभाजन का एक कारण बनती है। कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग घर से बेघर हुए हैं, सिर्फ जिद के कारण। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है 1960, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिनमें कांग्रेस में 2 गुट बनते हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल का दूसरा नाम आता है उदारवादी दल, और गरम दल का नाम आता है उग्रवादी दल। सिर्फ अभी इतना करो इसको, बाकी इसका टॉपिक चलेगा, पूरा टॉपिक चलेगा तो सब बात आपको सामने आएगी। पॉइंट नंबर 4, 1908, 1908 मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। इसमें ये पॉइंट जो है आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, ये क्या था? अक्सर हम इसको रट लेते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि पृथक निर्वाचक मंडल था क्या। तो इंशाल्लाह इस वाली बात होगी मेरी आपसे। पॉइंट नंबर 5, 1909, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, और इसको मैं एक पार्टिकुलर नाम देता हूं, बांटो और शासन करो स्लैश बांटो और शासन करो, क्योंकि इसने मुस्लिम लीग की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया और भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की नींव रख दी, झगड़े की नींव रख दी। अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है नंबर 6, 1911, 1911 में एक तो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। दूसरा इसी में है कोमल
लगा देता हूं, भव्य दिल्ली दरबार, क्योंकि 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए और उनके आने के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस पर विस्तृत चर्चा आप लोगों से होगी। नंबर 7, 1912 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। रात के लेक्चर बनाने का फायदा ये होता है कि साउंड नहीं होता बाहर का, तो आवाज़ अगर कम भी होती है तब भी आप लोगों के समझ में ठीक से आ जाती है। थोड़ा पानी पीऊंगा। 1913 में तो कोई ऐसा खास काम मुझे मिलता नहीं इतिहास के पन्नों में। हाँ, 1914 में मुझे 2 काम मिलते हैं। एक तो मुझे मिलता है ताना भगत आंदोलन। इसका जो प्रमुख थे जतरा उराव, और ये आदिवासी है, आदिवासी। लेकिन इनका काम रहा भारत में सकारात्मक। ये आईएनसी से मिलकर इन्होंने अपना कार्य किया और ये काफी हद तक सफल हुए। साहूकारों से छुटकारा पाया, जमींदारों से छुटकारा पाया, टैक्सेस सरकार लगा रही थी ब्रिटिश सरकार से, उसको इन्होंने छुटकारा पाया। हमेशा इन्होंने नॉन वायलेंस यानी पीस का रास्ता अपनाया इन लोगों ने। दूसरा मुझे मिलता है यहाँ पर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। और आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है 2 भागों में बट गया था, एक ध्रुव राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। इसकी भी आपसे बात होगी कि ये पूरा क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये एक विकराल रूप लिया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, शहीद हुए, और हमने भी इसमें भागीदारी दी। हमारे इंडियन सोल्जर्स भी इसमें लड़े, अपनी भागीदारी दी। और उन इंडियन सोल्जर्स का सभी का नाम दिल्ली में जो गेट इंडिया गेट है उस पर लिखा हुआ भी है। अगर जब भी आपका माहौल ठीक हो आप जाओ तो सबको देख के आना, क्योंकि मैं ये सब देख के आ चुका हूँ इन बात चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो मुझे और इम्पोर्टेंट बात मिलती है, पॉइंट नंबर 10, 1915 मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन पहली बार एक मंच पर दोनों पार्टी इकट्ठा हुई 1915 में, और आपका स्थान था बम्बई।
इसमें भी काफ़ी कुछ होगा। उसके बाद में एक पॉइंट मिलता है इसमें आपका 11वां पॉइंट 1916, 1915 रहने दो भी एक और। गांधी जी का भारत आगमन। साबरमती आश्रम की स्थापना। एवं भारतीय राजनीति में सक्रिय। अब मुझे अगला पॉइंट मिलता है 1916। ये था आपका लखनऊ समझौता। इसमें से अहम भूमिका रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। के व्यक्तिगत प्रयास। उसके बाद फिर मुझे मिलता है आपको 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। मुख्य भूमिका श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद 1900 आपका मिलता है 17 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। राजकुमार शुक्ल, संभालाल साराभाई, अनुसुईया, इन तीन का अहम रोल था गांधी जी को यहाँ लाने का। तो ये होता है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। नील की खेती के विरुद्ध, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया और ये भारत में गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था, फर्स्ट। उसके बाद में 40 नंबर पे मैं लूंगा 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्यों हुआ था? बोनस के चक्कर में, बोनस की वजह से गांधी जी का पहला आमरण अनशन, पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। बैठे पहली बार। उसके बाद कहते हैं मिस्टर चर्चिल गांधी जी को अर्धनंग फकीर, हार्ड मास का पुतला
कई लोगों ने टिप्पणी करी गांधी जी पर। अब इधर थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, नीचे बोर्ड में जगह कम है। इसको साथ साथ आप कॉपी में उतारते रहना, तभी फायदा हो पाएगा। और अगर कॉपी में नहीं उतारोगे तो आपको कोई भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर जो है वीडियो डाली जाती हैं वो वीडियो पढ़ी नहीं जाती है। बस एक दूसरे से कह देते हैं कि हाँ हमारे पास नोट से हम पढ़ लेंगे, लेकिन कभी भी वो पढ़ी नहीं जाती। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। कितनी PDF डाउनलोड करते हो आप लोग? कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ लेंगे। इतने बड़े आलसी हैं हम भारत के लोग कि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुम्हें जापानी टट्टुओं को देखकर शर्म नहीं आती कि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में तबाह होने के बाद भी अपने आप को कितनी जल्दी विकसित किया। एक हमें सारे संसाधन होने के बावजूद नहीं पढ़ पाते, चूँकि हम रात को लेट सोते हैं, सुबह को देर से उठते हैं। एक हमारा रीज़न ये भी है। कुछ ने पढ़ाई को हवा मान रखा कि UPSC हवा है। अरे भाई, आपसे पहले भी तो बने हैं, इन पदों पर रहे हैं, कहाँ का ये हुआ है? मैं मानता हूँ कि मुश्किल है पर मुमकिन है, बट मुमकिन है। और प्रयास यही है कि आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में 100% मेहनत करनी है। तो यहाँ चल लेते हैं 1918 की बात। 1918 में ही इसी के साथ साथ में लगभग 15-20 दिन का फर्क है, डेट लिखवाऊंगा उसकी मैं आपको। एक होता है खेड़ा किसान आंदोलन, ये भी आपका गुजरात में होता है। किसानों की फसल तो हुई नहीं, लगान देना पड़ेगा। कहाँ से दें लगान, इस पर चर्चा करनी है आप लोगों से। 1919 बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका साथी, 1919 का। पहले तो इसमें आता है रोलट एक्ट। क्या था, कौन इसका अध्यक्ष थे, कितने मेंबर्स थे इसके अंदर, क्या प्रावधान किए गए थे इसके अंदर? क्योंकि इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, ब्लैक लॉ, काला कानून कहा गया। और इसके तहत ही एक डॉक्टर साहिबुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था और एक महाकांड हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वो भी इसमें आता आपका 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, दिल दहल जाता है। कहते हैं ना कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती बाहर डूबी जहां पानी कम था। जनरल ओडायर ने जो 2 रेजिमेंट लगाई थी, एक रेजिमेंट का नाम था बलूच रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट हमारे अपने थे। दूसरी रेजिमेंट लगाई थी जनरल ओडायर ने, गोरखा रेजिमेंट। आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। फिर मुझे मिलता है इसमें जलियांवाला हो गया आपका, खिलाफत आंदोलन, ये आपका 1919 से और ये आपका 1922 तक चला। खिलाफत आंदोलन, रामपुर के 2 भाई हैं, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर, वहां पर रामपुर में
दो भाई हैं, एक शौकत अली जौहर और एक मोहम्मद अली जौहर। सच्चे इंसान थे। कांग्रेस के साथ में इन्होंने ये मूवमेंट किया तुर्की को बचाने के लिए, तुर्की के मुसलमानों पर जुल्म ना हो उसके लिए। एक प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी को, उस समय गांधी जी बन चुके महात्मा गांधी, गांधी जी को या महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया और भारत के हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों का साथ दिया और ये हिंदू मुस्लिम ने एकता बनाकर इतना बड़ा आंदोलन किया भारत के अंदर। तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं सेकंड पार्ट के। मुझे उम्मीद है कि जो सेकंड पार्ट है आपका, ये आप 1 बाय 1 पहले याद कर लो। इसका लाइक 1915 में क्या हुआ, कांग्रेस और लीग का संयुक्त अधिवेशन बम्बई में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से। अब 1915 में ही गांधी जी का भारत आगमन हुआ है, साबरमती आश्रम की स्थापना की और भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। तमाम बातें इसके अंदर आपकी हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता होता है श्रीमती अनी बेसेंट के व्यक्तिगत प्रयासों से। इसमें क्या क्या बातें होंगी इससे डिस्क्राइब मैं आपको दूंगा। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करते हैं श्रीमती अनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक, और ये इफेक्टेड होती हैं आयरलैंड के बहुत महान नेता रेडमंड से, क्योंकि पूरे विश्व में पहली बार आयरलैंड के नेता रेडमंड ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था अपने देश में, और वह वहाँ सफल रहे और उसका एक्सपेरिमेंट करा श्रीमती अनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक ने भारत के अंदर। इसके बाद की घटना है चंपारण आंदोलन। गांधी जी सक्रिय हुए इसके अंदर, ऐसे लीडर, क्षेत्रीय नेता के रूप में बने गांधी जी। नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया और आर्यन टैगोर ने कहा भारत में कौन सा ऐसे व्यक्ति आ गया है, इतना महान व्यक्ति कि उसने इतनी बड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें महात्मा की उपाधि दी कि आज ये व्यक्ति नहीं, ये महात्मा है, महान आत्मा, महात्मा। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने इसको लीड किया, सारा भाई उनकी बहन के कहने पर, जो एक गुजरात के एक मिल मालिक हैं, बहुत बड़े कारोबार के। उसके बाद में 18 में ही होता है खेड़ा किसान आंदोलन, जहाँ पर भी आपके राजकुमार शुक्ल गांधी जी को मोटिवेट करते हैं और लेकर आते हैं। गांधी जी अपना 100% यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ बता दूं मैं आपको, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, या गांधी जी पहली बार आमरण अनशन पर बैठे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे अपने भारतीयों की बातों को मनवाना है सरकार से। और ऐसा ही हुआ, सरकार झुकी और बातों को माना गया। आगे चलेगी इसमें बात। 1919 ब्लैक ईयर ऑफ इंडिया, 1919 काला कानून बनाया ब्रिटिश ने। उसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड, हमारी रेजिमेंट लगी हुई थी भारत की, बलूच रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट। उसके बाद में 1919 से 1922 चलता है खिलाफत आंदोलन। मुख्य भूमिका में रहते हैं शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम पर, मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी है। आजम खान के द्वारा उसका नाम रखा गया है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। तो ये पार्ट आपका आता है पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण या दूसरा भाग, 1905 से 1919। तो इस पर मेरी आपसे विस्तृत चर्चा रहेगी। जरा पानी पी लूं। लोट आया। शिद्दत प्याज की, खाना कम खाया जाता है, प्याज आ जाती है सभी को। आपको
तो मेरे टॉपिक में ये बातें हैं, आपका जो सेकंड जो मूवमेंट है, और उस मूवमेंट में इन बातों को मैं अपने अगले लेक्चर में आपको वन बाय इसको बताऊंगा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको कॉपी में मेंशन करो और इसको याद करो ईयर वाइज क्या क्या हुआ, तब आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है इसके इन टॉपिक्स पर। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करेंगे और नए लोगों से आप चैनल को जोड़ेंगे, सब्सक्राइब चैनल को कराएंगे। इसकी मुझे भी उम्मीद पूरी आप लोगों से, कि जब मुझे आपसे उम्मीद है तो आपको भी मुझसे उम्मीद है, और आपको मुझसे उम्मीद है तो मुझे आपसे उम्मीद है कि हम भारतवासी हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलते हैं। और भारत का अस्तित्व तब तक है जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। सर सैयद अहमद का कहते हैं अपने समय में कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, अगर इसमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो ये देश काना हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही आपने, सर सैयद अहमद खान। मेरे हिसाब से तो ये 100% सच है, यूनिवर्सल है, और वास्तव में हमारे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क भी मुझे नहीं लगता है। सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है, रूल हमारे देश के, पॉलिसीज हमारे देश की अच्छी है, सभी को उनकी फ्रीडम भी दी गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो संविधान में मेंशन भी किए हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा हस्बे मामूल, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहो, देश के हमेशा तरक्की के लिए काम करते रहो। आदाब, जय हिंद जय भारत।